नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी पढ़ेंगे शरण दाता अज्ञेय की। यह कभी हो ही नहीं सकता। देबिंद लालजी रफीकुद्दीन वकील की बाड़ी में आगरा था। चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता। देबिंदर लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी उतारते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह की नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरवरा हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाह गर्जी हो जाएं। हम तो आपको जाने ना देंगे, बल्कि जबरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फर्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ कर भागने ना दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी, जहां उसकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कह रहे होंगे। आप ना जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर बस। देविंदर लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देविंदर लाल पूछते, कहो लालजी या बाऊजी या पंडित जी, क्या सलाह बयाड़ी है आपने? और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बयाड़ी है, यही रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविंदर लाल देखते ही वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था। एक मुसलमानी गुजर कहा, जिसमें एक ओर गुजर की भैंसें और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देविंदर और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे, और रफीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देविंदर लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देविंदर लाल ने जताया कि वह अभी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देविंदर लाल जी, आप भी? रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविंदर लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देविंदर लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी न आए, वहीं रह गए देविंदर और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मार काट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंध कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देविंदर लाल अपना जरूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चले जाएं।
यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं, गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यों गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज कीमती मालूम होती है। देविंदर लाल घंटे भर बाद ट्रक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुंचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मोजंग में आ पहुंचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आंखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लूट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोटू हो गई। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को और आजादी के नाम पर यह अल्लाह, लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देविंदर लाल घर से बाहर तो निकल ही ना सकते। रफीकुद्दीन ही आते जाते काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कर आते और शहर की खबर ले आते, देविंदर को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देविंदर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है जिसे वह नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय न जाने। शहर तो वीरान हो गया था, जहां तहां लाशें सड़ने लगी, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, एक प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्ले में जावे, उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लूट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उसके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणार्थियों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया। हिफाजत के लिए हथियार बंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वाले ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गई। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई, सड़क पर पड़ी रही। निशाब्द वातावरण द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को सांप्रदायिकों अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देविंदर लाल को अचानक लगता है कि वह और रफीकुद्दीन ही गलत है, जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफर रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते हैं कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे और धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता था, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उसके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पर पहुंचाने का निश्चय किया, जहां वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सके। और 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें घेर में लेकर स्टेशन पहुंचा आए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है,
अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचा आए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया। आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्राय धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्र लाल के कानों में पड़ जाता। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयास पूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर से पूछा, क्या बात है रफीक साहब, खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंख झुका ली। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़े। आपने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधे पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी, फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया, बोले, आप खुशी से ना जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए। आपसे उन्होंने कहा क्या? धमकियां देते रहे, और क्या? फिर भी क्यों धमकी? आखिर धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए। हल्ला करने ना मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊंगा। आप घर बार वाले आदमी, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज की चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाह कर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाओगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहाँ से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्ला के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी, जिसके सामने दीवार में घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोह की चादर का मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसकी एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझने देर न लगी।
देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद काम चलाऊं रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक ओर सामने की मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है, बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके। लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, यह तो ध्यान ही न रहा था। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी ना होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आजाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थता में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धाप यामह लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठी स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता वहाँ अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना खाया था, यूं वे 2 वक्त के लिए काफी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ, देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर डर कर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता, फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगू सुनते, और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाजों से पहचानने लगे थे, और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तित्व से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज थी शेख साहब की बीवी की, एक और तीखी जनाना आवाज थी जिसके स्वर में वय का खुरदरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री, एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज की जैबूनी पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसीलिए शेख साहब की लड़की जैबूनिस्सा का स्वर था। दो मर्दानी आवाजें भी सुन पड़ती थी। एक तो
आबिद मियाँ की जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है। और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़ तो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देविंदर लाल सुन तो सकते, लेकिन इसकी बात के शब्दकार कभी पहचान में न आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जैबू की आवाज़ से देविंदर लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी। इसलिए मन वे बेजुबनिसा के बारे में अपने उहापोश का रोमानी खेलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फिरकापरस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देविंदर लाल को यहाँ लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। वह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हो तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद बेजुनिसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देविंदर लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानों रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देविंदर लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देविंदर लाल क्षण भर उसे रखते रहे, यानी देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौके। 3 एक फुलकों की नीचे बीच में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देविंदर लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देविंदर लाल उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले ही थे, हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर। खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देविंदर लाल ने कागज की चिंधियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर सोया था, चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देविंदर लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के। जैबू के पिता के कुत्ता यहाँ कहाँ है। देविंदर लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सरकी बिलार बैठा था। देविंदर लाल ने बुलाया। वह पलक लपट कर कंधे पर आ रहा। देविंदर लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ चलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देविंदर लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का है ना। वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यही तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे
साथ हुआ करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुए पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटना चाहता था, पर देविंदर लाल ने उसे गोदी में लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देविंदर लाल उसे गोद में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है, खाद्य अखाद्य का नहीं तो वे बचते कैसे। सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पतली नहीं। बिल्ली तो खा के वह सर्वथा खाद्य है। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यूं बिल्ली बड़ी मछली खा ले, जिसे इंसान न खाए वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूद कर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देविंदर लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देविंदर लाल जी की आंखें निष्पन्द उसे देखती रही। आजादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी कि विष दिया जा रहा है। देविंदर लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीतिक की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देविंदर लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई, सहनशीलता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीजों को देखा। फिर ऊपर के खाने में 2 एक कागज, 2 एक छोटे, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे इसके बाद की घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की मनाई हुई संगति। मानव पर किसी शक्ति की कह लीजिए, काल या प्रकृति या संयोग या दैव या भगवान की बनाई हुई संपत्ति है। इसीलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना जरूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने के बाद अपने घर का पता लेने के लिए देविंदर लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडिया से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और यह भी याद साथ दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। देविंदर लाल की स्मृति में शेख उल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज गूंज गई, जैबू जैबू। और फिर
गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भारी कराह जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। इलाहाबाद 1907। यहाँ से कहानी समाप्त हो जाती है। कल मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार मित्रों।